चलिए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ना, सरल चैप्टर। अगर पूरी बायोलॉजी में कोई सबसे सरल चैप्टर है तो वो यही है, और जो चलता है उसी को मैं सरल बता देता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मैं बढ़ा रहा हूँ। आओ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आराम से सुनिएगा, कायदे से समझिएगा। देखो, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं, चाहे आप बैक्टीरिया की बात करिए, चाहे आप फंजाई की बात करिए, चाहे आप प्लांट की बात कीजिए, चाहे आप एनिमल की बात कीजिए, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एक्चुअली में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मशीन है। वर्ड सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन समझिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? एक मशीन है। मशीन क्या है? 3 इडियट वाली डेफिनेशन याद है मशीन की? 3 इडियट वाली डेफिनेशन याद है? हाँ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना? तो 3 इडियट वाली डेफिनेशन को और अच्छा करते हुए बोलता हूं कि मशीन क्या है, कि मशीन में सेट ऑफ टूल्स होते हैं, समझिएगा मेरी बात, अर्थात कुछ औजार होते हैं जो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगेन रिपीटिंग, लेक्चर शुरू हो गया बेटा, और किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर ही उसकी जान होता है, ध्यान रखना। टोटल 5 लेक्चर का है चैप्टर, अब जितने भी आएंगे सब 5-5 के हैं। सबसे लंबा कौन सा होता है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसके बाद जितने भी लाइंस आएंगे सबको 5-5 लेक्चर लगेगा, सुनते जाइएगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा, एक मशीन है। मशीन क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा औजार आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मशीन। जैसे याद करो, अगर तुमने कभी गन्ने की मशीन देखी हो, देखी है? गन्ने की कोई मशीन नहीं होती है, गन्ने को पेरने की मशीन होती है ना? अगर अरे जिसमें गन्ना डालते, इधर से डाला उधर से जूस निकाला, बोलो यार। अब सुनो मेरी बात, उसमें क्या अकेला कोई एक सिंगल टूल होता है कि ढेर सारे? वो मिलकर आपस में तालमेल बनाकर क्या काम करते हैं? गन्ने को पेरते हैं हम, पक्का? तो वो क्या कहलाएगी? एक मशीन। भैया, लिविंग ऑर्गेनिज्म मशीन नहीं है, महामशीन है। ये बेहद कॉम्प्लेक्स मशीन है। अरे हमको मत देखो, हम तो ह्यूमन हैं, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जिसके लिए एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पेज नंबर 18 पर लिखती है फर्स्ट पैराग्राफ में कि यद्यपि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बेहद सिंपल है और इनका बिहेवियर लेकिन क्या है? कॉम्प्लेक्स। ऐसा एनसीईआरटी लिखती है ना वहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बैक्टीरिया सिंपल है, सिंपल हमारी तुलना में है। उसकी बॉडी को तुम सिंपल कह रहे हो, भाई बैक्टीरिया में है क्या? बैक्टीरिया कुछ नहीं है, ले खत्म। बाहर बनाई सेल वॉल, उसके अंदर बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक बना दिया सिंपल सा डीएनए, अंदर भर दिया पानी, ले हो गया बैक्टीरिया। ये तो बेहद स्ट्रक्चर सिंपल लग रहा है आपको, आपकी तुलना में सिंपल है भाई साहब। स्ट्रक्चर घंटा सिंपल नहीं है। अगर आप ह्यूमन द्वारा बनाई गई किसी मशीन से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो ह्यूमन की औकात नहीं है कि ह्यूमन अभी तक, आज तक की बात कर रहा हूं, आगे ह्यूमन कुछ भी कर सकता है। ह्यूमन बहुत तेज ग्रोथ मार रहा है। तो अब समझना मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं। आपके लिए आपने आज तक जो सबसे बड़ी मशीन बनाई, पता उसका नाम क्या है? सबसे बड़ी मशीन ह्यूमन ने कौन बनाई है? 27 किलोमीटर की लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। स्विट्जरलैंड और कोई एक और कंट्री है, उसकी सीमा पे है, अर्थात उसकी होता नहीं सीमा, समझते हो ना, देश की सीमा। 27 किलोमीटर की मशीन है लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, 27 किलोमीटर की। गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी, गॉड पार्टिकल की। ये क्या होता है? इग्नोर करते हैं इसको। बहुत बड़ा मशीन है ना? अगर लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की तुलना मेरे बैक्टीरिया से करोगे ना, तो बेटा लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की कॉम्प्लेक्सिटी समुद्र का एक बूंद पानी है, और पूरा समुद्र जितनी कॉम्प्लेक्सिटी अकेले मेरे बैक्टीरिया की है। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ह्यूमन बैक्टीरिया नहीं बना पाया आज तक। तो सोचिए, हम तो महा कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब क्या है? मशीन। बैक्टीरिया सिंपल है हमारी तुलना में, ना कि उन मशीनों की तुलना में जो ह्यूमन ने बनाया है। बोलो यार। अब सुनो मेरी बात, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, आराम से सुनते जाइएगा, सिर्फ मेरी बात आपको सुननी है। आपको खुद का दिमाग प्रयोग
में नहीं लाना है? पूछिए क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, इतने बेसिक से जाएंगे कि उसके नीचे बेस ही नहीं बचा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सुनिएगा, मैंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मशीन है, देखिएगा बोर्ड पर, और चैप्टर की फील मैं शुरू के 5 मिनट में ही लगवा दूंगा आपको, 10 मिनट लगेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैंने तुलना किया एक मशीन से, ठीक? मशीन बोला जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि महामशीन? महामशीन। ऊपर देखते जाइएगा, सिर्फ सुनते जाओ यार, कितना सरल है यार, कि किसी टीचर के लेक्चर में दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ बात सुनते जाइए, बात खत्म हो जाएगी, है ना? अब एक बात बताओ, कार भी एक मशीन है। कार में कोई एक औजार होता है कि ढेर सारा? ढेर सारा। कार का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाना। वो ढेर सारे औजार आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहे हैं। अब अगर मान लो ऐसा हो कि मैंने एक्सीलरेटर दबाया, आगे वाला टायर आगे घूमा और पीछे वाला पीछे, तो बेटा क्या गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? तो आपस में तालमेल बैठाना बेहद जरूरी है। सुनना मेरी बात, जैसे हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारा लंग्स, हमारे इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, हमारी स्प्लीन, ये सब आपस में क्या बनाती हैं? तालमेल। अब मुझे एक चीज का उत्तर दीजिए, कार जैसी मशीन को चलाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? आप क्या भरवाते हो कार में? हाँ, पेट्रोल। वही बेटा, पेट्रोल, डीजल, जो तुम बोल लो, सीएनजी, हाइड्रोजन बम तुम डाल दो उसमें। तो बेटा मशीन को चलाने के लिए हमें उसमें क्या देना पड़ता है? फ्यूल। जब भी हमारे मुंह से फ्यूल वर्ड आता है, हमारी पहली फीलिंग क्या आती है कि सर फ्यूल का मतलब हुआ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। बहुत ज्यादा मुंह खुल गया तो हाइड्रोजन गैस तक चले गए, इससे ऊपर आप नहीं बढ़ पाते हो। एक्चुअली में फ्यूल की सही डेफिनेशन आज आप सीखोगे। सोचो, 20-20 साल के हो गए सालों, आज तक फ्यूल की डेफिनेशन नहीं पता है, ठीक? तो इसमें हम लोग को निराश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आज तक नहीं पता था वो ठीक था, पर आज के बाद नहीं पता हुआ वो गलत है, क्योंकि कभी ना कभी हमने भी कभी ना कभी पढ़ी ही होगी। बोलो भैया। फ्यूल इज डिफाइंड एज, आप फ्यूल किसी भी ऐसी चीज को फ्यूल कहते हैं, सुनिएगा मेरी बात, किसी भी ऐसी चीज को फ्यूल कहते हैं जिसको जलाने पर एनर्जी निकले, और इसके साथ साथ प्लीज सुनिएगा मेरी बात, फ्यूल किसी भी ऐसी चीज को बोलेंगे जिसको जलाने पर एनर्जी निकले और उस एनर्जी से मशीन क्या करे? वर्क। बोलो यार। अब वर्क कोई भी हो, हमें क्या मतलब? अब भाई गन्ने की मशीन है तो गन्ना पेरना वर्क हो गया, कार है, कार नाम की मशीन है तो चलना हो गया। बोलो भैया। पंखे नाम की मशीन है तो हवा देना हो गया, कैमरे नाम की मशीन है तो रिकॉर्ड करना हो गया। बोलो यार। तो बेटा मशीन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी किसको जला के पाओगे? फ्यूल को। पक्का? जब हम फ्यूल को जलाएंगे, इधर देखिएगा, जब हम फ्यूल को जलाएंगे तो जलाने पर क्या निकलेगी? एनर्जी। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके मशीन क्या करेगी? वर्क। ये बात क्लियर हो तो ही आगे बढ़ेंगे भैया। बोलो भैया। अच्छा, मशीन वर्क करना चाहती है, कार चलना चाहती है, आपने उसमें पेट्रोल डाला। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो मशीन है, इसको भी तो काम करने के लिए फ्यूल चाहिए। और फ्यूल चाहिए, दिन में जो भकर भकर 3 बार लेते हो, सुबह उठते, दोपहर, शाम, रात। बोलो भैया। अच्छा, किसकी डाइट है कि कौन है इसमें से जो दिन में 1 बार खाना खाता है? बस 1 बार हो गया सिलेक्शन तुम्हारा। 1 बार खाते हो पूरे दिन में? बहुत गलत कर रहे हो। ना ना, बिल्कुल नहीं। मैं पता कितना खाता हूँ, अंदाज़ा नहीं होगा तुम्हें। हर 2 से ढाई घंटे पे खाना चाहिए मुझे, हर 2 से ढाई घंटे पे, क्योंकि मेरा BMR हाई है। BMR समझते हो? नहीं, कुछ हाई है, जिसकी वजह से मुझे खाना बार बार खाना ही। BMR हाई होने का मतलब होता है एनर्जी लेवल। कुछ लोगों का बॉडी का नेचुरल स्टेटस होता है कि उनके अंदर एनर्जी हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, वो कभी सुस्त पड़ते ही नहीं। हम सुस्त नहीं पड़ते, इसलिए हमें लगातार क्या चाहिए होता है? खाना। और हम एक जगह पर, अगर तो हमसे कह दो कि सर एक जगह पर बैठे रहना है आपको, ठीक, तो एक बैठेंगे, फिर अलती पलती मारेंगे, फिर एक टांग ऊपर रख लेंगे, फिर 2 टांग ऊपर रख लेंगे, फिर दोनों नीचे करेंगे, क्योंकि BMR क्या है? बहुत ज़्यादा हाई। तो लगातार अगर तुमको सर एक जगह खड़े होकर पढ़ाना है, आप इनसे पूछ लीजिए, ठीक, इनकी पूरी कंपनी है जिसमें बहुत सारे बंदे काम करते हैं, खुद की इनकी कंपनी है, इन्हें खुद आना पड़ता मेरे लिए। पूछो क्यों? कहते हैं सर आप इतना ज़्यादा इधर से उधर भागते हो, सर हाथ दुखने लगता ऐसे ऐसे करते करते सर, क्योंकि हम एक जगह खड़े नहीं हो पाएंगे।
हमें तुरंत इधर जाना होगा थोड़ी देर में, वो देखो फिर उनका हाथ चला, फिर हमको इधर, वो देखो फिर हाथ चला। तो बेटा इस मशीन को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए फ्यूल भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फ्यूल की तरह काम कौन करता है? पेट्रोल, डीजल या खाना? खाना। अगर सोचो कोई पेट्रोल पंप पे हो, हम तो ये सब बदतमीजी खूब करें, कोई पेट्रोल पंप में भैया फ्यूल डाल दो, उसी में रोटी सलाद रायता भर दे, टंकी खराब कर दे। कहते भैया फ्यूल तो खाना भी है कार के लिए, लेकिन फ्यूल की तरह कौन काम कर रहा है? पेट्रोल। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फ्यूल की तरह काम कौन कर रहा है? फूड। मैं क्लास 6 में था, मुझे अच्छे से याद है, पहला या दूसरा चैप्टर था, नहीं पहला चैप्टर था शायद, क्लास 6 में था, मुझे अच्छे से याद है, जब वहां पर लिखा हुआ था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब हमारी बॉडी में फ्यूल है, तब मेरे मन में पहला प्रश्न उठा था कि यार फ्यूल तो हम लोग पेट्रोल डीजल को बोलते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर फ्यूल क्यों लिखा? नहीं समझे बात। तब मैंने गूगल किया था, बहुत डिटेल में उसको पढ़ा था, कक्षा 6 में। सोचो अगर कोई लड़का क्लास 6 से इंटरनेट यूज कर रहा हो, तो उसे इंटरनेट की कितनी डीप नॉलेज होगी, कितनी डीप नॉलेज होगी। अरे शिक्षा की, अब शिक्षा किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, ज्ञान को बढ़ाना है, अब क्षेत्र कोई भी हो, बोलो भैया। अब आप लोग फील कर गए होगे कि मैं खाने को फ्यूल क्यों बोल रहा हूं। जब हमारी बॉडी में खाना जाता है, ठीक, चलो सब लोग खाना खाओ बेटा, खाना खाओ। ये कैसे खाना खाती है? खाना जब तुम खाओगे तो खाना कहाँ जाएगा? टेस्टिस में? अच्छा स्टमक में, अच्छा स्टमक में, आई एम सॉरी। अरे पूछ लेते, अभी लिवर बोलते तो दिक्कत ना होती तुम्हें। हाँ इधर देखो, मैं बायो का अध्यापक हूँ, मेरे लिए सारे अंग एक बराबर है, जैसे हार्ट वैसे लंग्स वैसे लिवर वैसे कुछ भी। तो बेटा खाना कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक में अब अगर मान लो तुमने इतना बड़ा पिज्जा होता है, इतना बड़ा पिज्जा अगर तुमने खाया, तो क्या वो पिटवा फाड़ के प्लेट में चला जाएगा क्या? पहले पिज्जा को तोड़ेंगे, पूछो कितना छोटा तोड़ेंगे? इतना छोटा तोड़ेंगे कि स्टमक से निकल के वो किस में चला जाए? ब्लड के पाइप में। और खाना पूरी बॉडी में हर जगह की सेल्स को क्या हो जाएगा? ब्लड देके चलाएगा। बोलो यार। अब सेल इस फूड का करेगी क्या? सेल इस फूड को तोड़ेगी, तोड़ के क्या निकालेगी? एनर्जी। तोड़ के निकालेगी एनर्जी, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करेगी? वर्क। सर हम लोग वर्क करते हैं बेटा। अगर तुमसे कोई पूछे ना, अगर तुमसे कोई पूछे कि अरे तुम तैयारी कर रहे हो, एक तो वो लोग बहुत पूछते हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं किए होते हैं, तो तुम देख लेना, नोटिस करना, कोई सक्सेसफुल आदमी आपसे आके ये नहीं बोलेगा कि आप नहीं कर सकते, ठीक है? अरे काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि सक्सेसफुल आदमी को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि सक्सेस बेहद कुत्ती चीज है, वो जल्दी आती नहीं, हाथ ही नहीं लगती यार, हाथ ही नहीं लगती, चाहे जितनी मेहनत कर लो। जब मेहनत करके टूट जाओगे और लगेगा तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तब भी तुम खड़े होगे कहोगे कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, तब भी पिले रहेंगे, मिल जाएंगे, उसी टाइम मिलती है। और मैक्सिमम लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं है मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो इस वाली फीलिंग को झेल नहीं पाते कि मुझसे मैंने इतनी मेहनत की, उसका रिजल्ट क्या आया। ये फीलिंग एक दिन आएगी आपको जब आप खूब मेहनत कर लोगे, और आफ्टर दैट अगर उस टाइम आपने कहा ठीक है नहीं आई भाड़ में जाए, हम अपना पिले रहेंगे, भन्न से आ जाएगी। तो याद रखना मेरी बात, कभी भूलना नहीं, सक्सेस तुरंत नहीं मिलती है। अगर आपको लगता है ना आप खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो खूब पढ़ते हैं और फिर अंत में बोरिया बिस्तर पैक करके घर चले जाते हैं, ठीक, और कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। बस उसी टाइम उन्हें अपना बोरिया बिस्तरा खोलना चाहिए, फिर लग जाना चाहिए, फिर वो बन जाएंगे डॉक्टर आराम से। किसी भी क्षेत्र में सक्सेस बड़ी रगड़ रगड़ के आती है। कैसे बेटा? किसी भी सक्सेसफुल आदमी से आप मिलते हो और उसकी स्पीच सुनते हो या उसकी बातें सुनते हैं तो आप लगता है वाह क्या बात है। एक बार उससे पूछो, उससे पूछो कि उसके पीठ पे कितने कितने तीर घुसे हुए हैं, उसने क्या क्या खो दिया बस सक्सेस पाने के लिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई तुमसे पूछे क्या कर रहे हो कानपुर में, कोई काम धंधा है नहीं, दिन भर घूमते रहते होगे, और बेटा आ गए हो सेलेक्ट होके ही जाना, पूछो क्यों? क्योंकि तुम चाहे जितना पढ़ लो, और आप लोग को तो खास तौर से बोल रहे हैं, बहुत बुरा लगेगा जो काम आप ना करते हो उसके लिए भी आपको कोई ब्लेम कर दे।
तो आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपको लगे साला हम दिन भर पढ़ते थे, साला बोल रहे घूमते रहते थे, और गांव में तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं पूछो नहीं। जैसे काका देव के स्टूडेंट है ना, नहीं समझे, एक कहेगा हमने साहिल सर को देखा रात में 11 बजे, अगला कहेगा देखा, पगल ने देखा, हमसे मिल के गए थे, हमें तो बात हुई थी उनकी। तो ऐसे तुम्हें गांव में बताएंगे कि अरे हमने अपनी आंख से देखा, लड़की के साथ घूम रहा था वो, लड़की हम नाम बता दें, उसका नाम रिंकी, पूरा बता देंगे। और तीसरा वाला उसमें ऐड कर देगा अरे मऊ की है भाई, चौथा बताएगा अरे कोर्ट मैरिज हो गई है भाई, और पांचवा पापा चप्पल गाल पे, क्यों पापा किसी की बात सुनता नहीं। अब सुनना मेरी बात, तो जब भी कोई पूछे कि तुम क्या काम करते हो, तो बेटा उन्हें बता देना, कहना बेटा जितना काम करते हैं ना, सोच ना पाइयो, 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कवाता हूं, 1 मिनट में वो भी कायदे से 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल चलाता हूं, कोई बगैर किसी गलती के दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कराता हूं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ध्यान रखता हूं कि एट्रिया रिलैक्स कर रहा हो, कब कौन सा वॉल्व खोलना है, कब बंद करना, सब ध्यान रखना पड़ता है। लंग्स को 12 से 16 बार हर मिनट फुलाना पिचकाना पड़ता है, स्टमक में लगातार एंजाइम निकलवा के खाना तोड़वाना पड़ता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कराना पड़ता है, दिन भर ब्लड घुमाता रहता हूं, दोनों किडनी से दिन भर में ब्लड छान छान कर पेशाब बनाता हूं, जहरीले माल निकालता हूं, बॉडी में 5000 अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन एक समय पर चलवाता हूं, आंखों से देखता हूं, नाकों से सूंघता हूं, जी इतना काम करता हूं। बोल दो कि मैं काम क्या करता हूं, बोलो बेटा। तो बेटा हम लोग बहुत लेबोरियस हुए नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन तमाम वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब देखो बेटा, जो फ्यूल लिया आपने, फ्यूल को जलाने का तरीका कहलाता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की आप तमाम डेफिनेशन पढ़ते हैं, बेस्ट डेफिनेशन यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा फ्यूल को जलाकर ऊर्जा निकालने का प्रोसेस, क्या बोला दोबारा सुनना, लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा फ्यूल को जलाकर एनर्जी निकालने का प्रोसेस कहलाता है रिस्पायरेशन। अगर एनर्जी निकालने में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है तो एरोबिक रिस्पायरेशन, और अगर एनर्जी निकालने में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो रही है तो एन एरोबिक रिस्पायरेशन। मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था, किसी के भी नाम के पहले ए या एन लग जाए इसका मतलब वो चीज क्या हो गई, अपसेंट। बोलो भैया, अगर ऑक्सीजन यूज हो रही है तो क्या कहलाएगा, एरोबिक, और नहीं हो रही है तो एनएरोबिक। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियो की प्लांट फिजियो, हाँ ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अपनी बात करें, हम लोगों में एरोबिक होता है कि एनएरोबिक, दोनों, एरोबिक भी होता है एनएरोबिक भी होता है। इस समय तुम्हें क्या लग रहा, मेरी बॉडी में एरोबिक चल रहा है, भाई एरोबिक तो चल ही रहा, मरी जाएंगे, एरोबिक तो चल ही रहा, सांस अंदर बाहर तो कर ही रहे हो, लेकिन एरोबिक के साथ, क्योंकि इस समय मेरी बॉडी हाइपर एक्टिव स्टेट में है, तो इस समय मेरी बॉडी को एनर्जी और चाहिए, तो अब बॉडी इस समय मेरी एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक रिस्पायरेशन भी कर रही है। नहीं समझ पाए हमारी बात, नहीं समझ पाए। एरोबिक नॉर्मल कंडीशन में एरोबिक, व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्सरसाइज या तुम किसी प्रकार का वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए अब ज्यादा। अरे यार जब तू वर्क करेगा ज्यादा तो एनर्जी चाहिए ज्यादा, ज्यादा एनर्जी पैदा करने के लिए अब रिस्पायरेशन हमारी बॉडी एरोबिक के साथ साथ कौन सा करने लगती है, एनारोबिक। एकदम क्लियर है, बोलो यार। ज्यादा एनर्जी एरोबिक में मिलती है बच्चा, जब मैं प्लांट फिजियो पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा। ज्यादा एनर्जी किसमें मिलती है, एरोबिक में, लेकिन वो ज्यादा एनर्जी एक्सरसाइज के दौरान पड़ जाती है कम, तो हमें और चाहिए तो हम लोग क्या करने लगते हैं, एनारोबिक। एकदम क्लियर है वाली बात, अब समझ गए ना। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। सबको लगता है आती है, पर इतने लैथ होते हैं कौन से। अब देखो मैंने तुमसे पूछा हम एरोबिक करते हैं, एनारोबिक, सबके मुंह से क्या निकला, एरोबिक। यह स्टेटमेंट आ जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा, समझ गए। बायोलॉजी एकदम क्लियर कट पता होनी चाहिए कि हाँ भैया ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको हम लोगों में एरोबिक रिस्पायरेशन होता कैसे है। चलो ये बताओ, ग्लूकोज खाते हो, बोलते ही नहीं हो यार। अच्छा ग्लूकोज, आपकी बॉडी को मैंने कार्बोहाइड्रेट ढेर सारे दे दिए, प्रोटीन ढेर सारे दे दिए, लिपिड ढेर सारे दे दिए। बॉडी आपकी तीनों को तोड़ती है, कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ती है, प्रोटीन को भी तोड़ती है, लिपिड को भी तोड़ती है। अब लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, इन तीनों में आपकी बॉडी का फेवरेट होता है कार्बोहाइड्रेट। क्यों फेवरेट होता है कार्बोहाइड्रेट, वो हम सीखेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में।
क्योंकि जब हम रिस्पायरेशन इन प्लांट पढ़ते हैं तो एक्चुअली में रिस्पायरेशन इन प्लांट नहीं होता है, रिस्पायरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। वो प्लांट फिजियो में दे दिया गया, फालतू की बातें हैं। वो सेम प्लांट का भी केस है, सेम हमारा भी केस है, तो सुनते जाइएगा। तो आपकी बॉडी का फेवरेट तोड़ने के लिए फ्यूल कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्ब में भी, कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट में कार्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ब। अगर कार्ब में भी आपको फेवरेट चुनना हो तो ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे फेवरेट सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट समझते हो? जिसको बॉडी तोड़ेगी और क्या निकलेगी? एनर्जी। बोर्ड की तरफ देखिएगा, कितने लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन में पार्ले जी का सेवन किया है? पार्ले जी बिस्कुट, पार्ले जी बिस्कुट। तुम भैया पिंक वाले क्या खाते थे? ब्रिटानिया वाले हो क्या? इधर आओ, नाम होगा पप्पू कुमार, खाएंगे ब्रिटानिया। सुनो, हम क्या कह रहे हैं? कहीं पार्ले जी खाए ना? पता है दुनिया का सबसे बड़ा गम क्या है? पार्ले जी का टूट के गिरना। लेकिन हम लड़के कम नहीं हैं, अंत में खमरिया ढक से अंदर। आओ बेटा, पार्ले जी, जी फॉर ग्लूकोज। पार्ले जी का पैकेट, जी पैकेट। आओ, जी से ग्लूकोज, जी से ग्लूकोज, पी से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड लिखेगा नहीं, ए से एसिटिल को एंजाइम ए, कुछ होता होगा हमें क्या पता। के से क्रेब साइकिल, सब डिटेल में सिखाऊंगा। क्रेब साइकिल, ईटी से ईटीएस। ऊपर देखिएगा, ऊपर लिखो मत बेटा, पहले सुना करो मन से कि बात क्या हो रही है। ठीक, तुम्हारे मन में ऐसा ठूंस देंगे कि तुम खुद से लिखोगे। ठीक है। ग्लूकोज टूटता है और बनाता है पायरुविक एसिड। क्या बोला? ग्लूकोज टूटेगा और क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड टूट के बनाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए जाएगा क्रेब साइकिल में और लास्ट स्टेप कौन सी आएगी? ईटीएस। दोबारा मेरे साथ आओ, बोलो, ग्लूकोज टूट कर बनाएगा पायरुविक एसिड। अरे मेरे भाई, सारी स्टेप आएगी, ये पूरा चैप्टर है पांच लेक्चर का। ग्लूकोज टूट के बनाएगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड टूट के बनाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए जाएगा क्रेब साइकिल। एक साइकिल होगी कोई, हमें क्या पता यार। क्रेब साइकिल, अंत में स्टेप आएगी ईटीएस। क्या कहीं पर भी अभी तक आपको ऑक्सीजन दिखाई दी? बातें तो सर आप एरोबिक रेस्पायरेशन पे कर रहे थे, आप बता रहे थे हम एरोबिक रेस्पायरेशन दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन आपने कहीं यूज की ही नहीं। ऑक्सीजन बेटा ईटीएस पे अटैक करती है। कहां पर अटैक करती है? ईटीएस। और ईटीएस में भी सुनो चच्चा, ईटीएस की भी लास्ट स्टेप पे, ईटीएस में भी मत बोलना, ईटीएस की भी लास्ट स्टेप पर रिस्पायरेशन इन प्लांट खोलिए, रिस्पायरेशन इन प्लांट, तीसरा पेज, चौथा सॉरी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पहले सुनो, किसके बाद? लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, डेवलपमेंट, इसके बाद आएगा। और किसके पहले ये बताना है? किसके पहले है ये बताना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीट प्रोटेक्शन, एलिमिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 12 कब बताना है? मिला? वहां देखिए बिल्कुल टापम टाप लिखा होगा। अरे चोर, ग्लाइकोलिसिस खोलो चेहरे पे। अरे यार, ग्लूकोज मिला? बिल्कुल नीचे देखो, ग्लूकोज से क्या बना? देख लो बेटा, ग्लूकोज टूट के क्या बनाया? पन्ना पलट, बगल वाले पेज पे देखो, नीचे येलो येलो कलर की एक पट्टी गई है, पन्ना पलट, येलो कलर की पट्टी गई है। पायरुविक एसिड से देखो क्या बना है। सर और भी बहुत कुछ बना, वो क्यों नहीं बता रहे हो? वो नहीं बता पाऊंगा, आई एम सॉरी, पढ़ के नहीं आया हूं। पन्ना पलटो, देखो टॉप पर एक क्रेब साइकिल दिखी, बगल में देखो ईटीएस, लंबा सा बना होगा, लंबा सा डायग्राम ईटीएस, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा।
सब आएगा समझ में। ईटीएस पे जाओगी अम्मा, ईटीएस पे देखो एक लाल लाल रंग का एक प्रोटीन धसा हुआ है, देखो वहीं पर ऑक्सीजन अटैक कर रहा है। बोलते ही नहीं हो यार, किसको नहीं दिखा? सबको दिख गया? ऑक्सीजन अटैक करते दिख रही है। क्या अटैक कर रही, क्यों अटैक कर रही है, आखिर क्या कहना चाहती है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो अब आइए दोबारा, जी से क्या था? ग्लूकोज, पी से क्या था? पायरुविक एसिड, ए से क्या था? एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या है सर ये सब? हमको नहीं पता। बता दो सर, नक्शा ना मारो। बताएंगे बेटा, आने तो प्लांट फिजी हो। ईटी से क्या है? ईटीएस। पूरा ही कर लो ना, पैकेट्स कंप्लीट हो जाएगा। बोलो यार, ऑक्सीजन कहाँ अटैक कर रही है? ईटीएस पर। अरे मोर भाई, मतलब ऑक्सीजन ग्लूकोज पे डायरेक्ट अटैक नहीं करती है। ऑक्सीजन ग्लूकोज पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रही है। कहाँ अटैक कर रही है? इनडायरेक्ट। क्लियर हो तभी बोलना। टकले, ऑक्सीजन ग्लूकोज पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रही है। क्या डायरेक्ट अटैक कर रही है? क्या ना, ऑक्सीजन कहाँ पर अटैक कर रही है? ईटीएस। तो बताइए, ऑक्सीजन का ग्लूकोज पर डायरेक्ट अटैक या इनडायरेक्ट? ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप टूटता जा रहा है पक्का, और ऑक्सीजन की मदद से। लेकिन ऑक्सीजन का अटैक कैसा है? इनडायरेक्ट। अब क्यों इनडायरेक्ट है, क्या कहानी है, ये सब बात हम वहां करेंगे, इस चैप्टर में नहीं करेंगे। एनसीईआरटी यहां एक वर्ड लिखकर आगे बढ़ गई। एनसीईआरटी कहती है कि ग्लूकोज को हम इनडायरेक्टली तोड़ते हैं। अब इनडायरेक्ट क्यों लिखा है, इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा। और जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगी? एनर्जी। और इस एनर्जी से सभी बच्चे बताएं, हम लोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ग्लूकोज के टूटने पर जो एनर्जी निकलती है, बायोलॉजी सबको आती है। फेवरेट सब्जेक्ट क्या था स्कूल में? बायो। इस एनर्जी का वर्क, फिजिक्स, मैथ, मुंह पाइथागोरस के इधर। इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं। इस एनर्जी का यूज हम नहीं करते। सर जिगजैग लाइन सिंबलाइज एनर्जी, ये सिंबल है एनर्जी का। तो सर इस एनर्जी से हम करेंगे क्या? नाम सुना होगा कभी ना कभी, एक केमिकल है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नाम सुना है बच्चे का? किसका बच्चा है? हाँ बड़ा मेरा। PI, I फॉर इनऑर्गेनिक, I फॉर इनऑर्गेनिक, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना यार। PI लिख दिया, इन दोनों को जोड़ेगा। तो बताओ, बॉन्ड बना रहे हो कि बॉन्ड तोड़ रहे हो? बता दो भैया। बना रहे हैं। और ये एनर्जी इसी बॉन्ड में जाकर क्या हो जाती है? स्टोर। एकदम क्लियर है वाली बात? तो सर अब वर्क करने के लिए एनर्जी कब आएगी? इतना नाटक बता डाले आप हमको कि ग्लूकोज टूटा, एनर्जी निकली, लेकिन इसका हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो इतनी बकैती किए किस लिए थे? रुको, सब्र करो, आएगा भी आएगा। अब मान लो मुझको सूसू लगी, अरे मेरा मन यार, मेरी बॉडी कुछ भी करूं तो सूसू करने के लिए भी क्या लगेगी? एनर्जी। अरे यार कुछ तो वर्क हो रहा है, एनर्जी तो लगेगी। वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सबसे पीछे सामने देखता रहे बेटा, ये सब एनसीईआरटी लिखी नहीं सीधा सीधा, उन्होंने सीधा मत दिया है, समरी लिख दी है। इस बॉन्ड को तोड़ोगे, सर तोड़ेंगे तो वापस डाइफॉस्फेट बन जाएगा। हाँ तो बनने दो, तुम्हें क्या दिक्कत, तुम्हें क्या चाहिए? एनर्जी। और अब जो एनर्जी निकलेगी उससे हम लोग क्या करेंगे? फिर सोच लो क्या करेंगे? हाँ अब वाले से वर्क करेंगे। क्या करेंगे? वर्क। तो ये है कंप्लीट मैकेनिज्म जो बोर्ड पर लिखी हुई है। काइंडली इसको छाप लें, वरना बत्ती बुझ जाएगी और मूड मेरा खराब हो जाएगा। बत्ती बुझते ही मूड खराब हो जाता है, पता नहीं क्यों। इधर देखिएगा,
ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम में गया क्रेब्स साइकिल से ईटीएस। अब बीच में निकलेगी तब ऑक्सीजन अंत में अटैक करेगी इनडायरेक्ट। एनर्जी निकली एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी तोड़ा, जो एनर्जी निकली उससे होगा वर्क। पक्का? अच्छा बोर्ड की तरफ देखो, एक जरा मुझे वो देना, पेज देना, वाइट पेज लाओ, जल्दी लाओ, वाइट पेज लाओ। गधी वधी हो गया दिमाग से। बुक से क्यों देंगे? पेज लगाएंगे। छोड़ो। टोटल देख के बताओ कितने कार्बन है? आगे वाले बता दो, पीछे वाले बंद दो। तुम लोग बोल दो 6। ये है ग्लूकोज C6H12O6। सर H12 दिख नहीं रहा है, O6 मत देखो। ग्लूकोज टूटा, बॉन्ड टूटा, एनर्जी निकल रही भाई। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाए। ग्लूकोज टूटा और ये 2 मॉलिक्यूल बने 3-3 कार्बन के। 6 कार्बन का कंपाउंड टूट के 3-3 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है। एनर्जी निकली, महसूस हुई? गर्मी महसूस हुई? अच्छा, इनको महसूस भी हो गई मिलो। अब बताइए ये काटाबॉलिज्म रिएक्शन थी कि आनाबॉलिज्म? हाँ वही कैटाबॉलिज्म थी क्या? तो बताइए रिस्पायरेशन कैसी रिएक्शन है? कैटाबॉलिज्म। लो अच्छा, एक पायरुविक एसिड दे दो, एक का तुम इस्तेमाल कर लो, उससे अल्कोहल भी बन जाती है एनारोबिक कंडीशन में। पायरुविक एसिड से अल्कोहल बनता है एनारोबिक कंडीशन में। 3 कार्बन के कंपाउंड में को तोड़ दिया हमने, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, अरे एक कार्बन के रूप में CO2 बाहर। ये कितना कार्बन है? 2 एसिटिल कोएंजाइम। समझ पाए हमारी बात? बोलते ही नहीं हो यार। अब मुन्ना मेरी बात सुनना, तो ओवरऑल रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ क्योंकि इसमें ग्लूकोज क्या है, स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जा रहा है। पक्का? अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज को एक बार में सारे कार्बन तोड़े जाते हैं कि धीरे धीरे? धीरे धीरे। बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, यही प्रॉब्लम है। अबे ये तो किताब में भी लिखा है, तो पढ़ने क्यों आए हो? रीजन क्यों स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है? हर चीज में क्यों लगाया करो ना यार, वरना ये भैया चौपतिया से पेपर बनता है, सबको पता है एनसीईआरटी से पेपर बनता है, पर आपने एनसीईआरटी को कितना डिकोड किया है? अपन इतनी देर तक पता किस वर्ड पे बहस कर रहे थे? इनडायरेक्टली, कि वो इनडायरेक्टली वहां लिखा क्यों है, क्योंकि जब असर्शन रीजन आएगा तो सॉल्व कैसे होगा। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप क्यों तोड़ते हैं, एक बार में सारे बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ते? अब सुनो हमारी बात, कभी दाल बनाइए? कितने लोग दाल बनाना जानते हैं? हाँ, मुंह भी तुम्हारा वैसा ही है। अगर आप दाल बनाओ तो कहते हैं धीरी आंच पे पकाएं, आराम आराम से। मान लो दाल बनाने के लिए 1000 किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो हम उसे धीरे धीरे देते हैं। ऐसा नहीं होता कि 1000 जूल का बम मार दो उसमें कि खत्म, एक बार में दे दी एनर्जी, बन गई दाल। बनेगी नहीं, जल जाएगी। क्या? दाल। और अगर एक बार में सारी एनर्जी निकाल दिया तो बेटा सेल भी तुम्हारी क्या होगी? जल जाएगी। धीरे धीरे एनर्जी निकलती है, हौले हौले, और वो एनर्जी हौले हौले इस्तेमाल हो जाती है क्या बनाने में? एटीपी। बोलो यार, ना सेल को फर्क पड़ा और ना हमें फर्क पड़ा। इस वजह से रिस्पायरेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? आइए, कहते हैं कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन कॉमनली एक वर्ड है, लेकिन इनमें अंतर होता है। आमतौर पर आप ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन को एक बोल देते हो, पर ये एक वर्ड नहीं है, इनमें थोड़ा अंतर है, थोड़ा नहीं बड़ा अंतर है। आगे आएगा मेरे कल के लेक्चर में कि रिस्पायरेशन के अंदर आता है ब्रीदिंग, अर्थात रिस्पायरेशन बड़ा शब्द है, उसके 5 स्टेप्स हैं। उसकी पहली स्टेप है ब्रीदिंग, लेकिन कॉमनली बोल देते हैं ठीक है यार कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन क्या है? एक ही चीज है। अब एनसीईआरटी लिखती है इसलिए मुंह सिकोड़ के बोलना पड़ रहा है। कहती प्लेस योर हैंड ऑन योर छाती, यू विल फीलिंग अप एंड डाउन। इसका मतलब यू आर सांस लेंगे। बोलो यार, नहीं मुझे तो लगा कि प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, योर छाती इज मूविंग अप एंड डाउन, इसका मतलब आई एम प्रोड्यूसिंग स्पर्म।
नहीं, मुझे आज तक यही पता था, मुझे आज एनसीईआरटी ने लिख दिया तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ हाँ अन्नू, हाँ सुनो हमारी बात। अब ब्रीदिंग है क्या? सब लोग सांस खींचो। कहां गई? लंग्स में। सांस छोड़ो। दिस इज कॉल्ड वन ब्रीदिंग। एक बार सांस लेकर एक बार सांस छोड़ना, लेना नहीं, लेना प्लस छोड़ना, इज कॉल्ड वन ब्रीदिंग। एकदम क्लियर है वाली बात। हम कौन सी गैस लेते हैं? बहुत बढ़िया, हम एयर लेते हैं और एयर छोड़ते हैं। हमें मेरे भाई यहां पर क्या ऑक्सीजन फिल्टर लगा हुआ है क्या? अरे कि ऑक्सीजन ही अंदर जाएगी, बाकी नाइट्रोजन हट। अबे 78% नाइट्रोजन है तो वो ज्यादा जाएगी। लेकिन सर बायोलॉजी में दो ही गैस का महत्व है, एक O2 और एक CO2। बोलो यार, वो भी तुमने सुन लिया। तुमने ये भी नहीं पूछा क्यों? क्योंकि O2 हमें चाहिए ETS के लिए। अरे और CO2 एक जहरीली गैस है। पूछो कितनी जहरीली? महाजहरीली। इतनी जहरीली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड कि अगर आपकी बॉडी में, आप अपनी बॉडी से 1 मिनट तक कार्बन डाइऑक्साइड ना निकालो, 1 से 1.5 मिनट तक, आपकी मौत हो जाएगी। इतनी जहरीली गैस हमारी सेल पैदा कर रही है। सेल लगातार ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। याद करो, एक मैंने फाड़ के फेंका था, बोला CO2 निकल गई। तो लगातार ये जो रिएक्शन चल रही है, इसमें O2 इस्तेमाल हो रही है, घुस रही है, और एनर्जी के साथ क्या निकल रहा है? CO2। ये बताओ, कभी सांस रोके हो? सांस रोकने का हम लोग कंपटीशन करते थे ना बचपन में, कौन ज्यादा देर तक रोक लेता है। फिर हम कहते हैं अरे यार हट गया भाई साहब। और तुम्हें अंदर क्या लगता है कि बॉडी में किस चीज की कमी पड़ गई? ऑक्सीजन की। गलत। ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी, CO2 की मात्रा बढ़ गई। आपको जो सांस लेने की चाहत होती है, जब मान लो आज अपने रूम पार्टनर के मुंह पे तकिया रख देना थोड़ी देर तक और बैठ जाना उसके ऊपर, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद तकिया, मतलब ये नहीं बेटा ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मतलब 10 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर, और तकिया जैसे ही हटाओगे ना, तकिया जैसे ही हटाओगे ना, समझना का जैसे है ना, कैसा लगा? एक कंटा मारे, साले सांस नहीं ले पा रहे थे। तुम कहना गलत, फिर दबाऊंगा साले जब तक तुम्हें सही नहीं पता होगा। सांस लेने की दिक्कत नहीं थी, सांस छोड़ने की दिक्कत थी। हमारी बॉडी ऑक्सीजन की कमी को एक बार झेल सकती है। पूछो वाई वाई वाई? आगे बताएंगे, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होती है। बताऊंगा मैं, आगे बताऊंगा। डीऑक्सीजनेटेड में भी ऑक्सीजन होती है, तो बॉडी इससे काम चला लेती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ रही है, उसको बॉडी नहीं झेल पाती है। और अल्टीमेटली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अर्ग फॉर ब्रीदिंग। अगर किसी की सांस रोक दो तो सांस लेने की जो चाहत है, उसका वजह क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? सांस ऑक्सीजन की कमी या CO2 की अधिकता? बोलते ही नहीं हो यार। CO2 की अधिकता। क्या ये बात एकदम क्लियर है भैया? आइए बोर्ड की तरफ देखिएगा। कहां पर? बोर्ड की तरफ। अब आपको ये बातें देखो, मैं कहता हूं बायोलॉजी उतनी ही कॉन्सेप्चुअल है जितनी फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में भी कुछ चीजें याद करते हैं, फिजिक्स में भी कुछ चीजें याद करते हैं, वैसे बायो में भी आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। कहोगे सर फिजिक्स में कहाँ कुछ याद करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वर्ड याद किया है तुमने। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन बताएगा नाटक ना, तुम्हें कैसे पता तीसरा है? याद किया है। कुछ चीजें, बेसिक चीज तो तुम्हें दिमाग में रखनी पड़ेगी। बहन एक बात बताओ, सभी लोग, जो लोग पानी में रहते होंगे वो किससे सांस लेते होंगे? किससे? और जो लोग जमीन पे रहते होंगे, लंग्स। इसका मतलब आप किसी जानवर का रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका निवास स्थान क्या है। जमीन पे है तो गिल्स, लंग्स, और पानी में है तो गिल्स। एकदम क्लियर है? अब सुनना, तो निवास स्थान को अंग्रेजी में हैबिटाट कहा जाता है। अर्थात रिस्पायरेटरी ऑर्गन कैसा होगा किसी जानवर में, पहली चीज जो देखेंगे वो क्या है? उसका हैबिटाट। दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात जितना डेवलप्ड जानवर होगा उसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन उतना डेवलप्ड होगा। बोर्ड की तरफ देखिए, आइए। हाँ, तो एक बात बताना भूल गए,
एक बात और बतानी है, O2 CO2 तो समझ गए, बायोलॉजी में 2 ही गैस का महत्व है। O2 चाहिए रिस्पायरेशन के लिए, CO2 जहरीली है तो बाहर निकालनी पड़ेगी। सर नाइट्रोजन के बारे में कुछ आपने नहीं कहा कि एयर में नाइट्रोजन भी तो अंदर जा रही है सर, वो भी 78% है चाचा, 78। बेटा नाइट्रोजन है N2, N2 है N ट्रिपल बॉन्ड N, मुन्ना ट्रिपल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड होता ही नहीं है, सिंगल डबल ट्रिपल, ट्रिपल सबसे मजबूत। बोलो यार, तो पढ़ा होगा ना 1 सिग्मा 2 पाई नाटक, नहीं पढ़ा? तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि आपकी बॉडी N ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ ही नहीं पाती, और जब तोड़ ही नहीं पाती तो क्या वो आपकी बॉडी पे कोई असर डालेगी? नहीं। कोई रिएक्शन देगी आपकी बॉडी में? नहीं। दैट्स व्हाई मैं इस गैस को कंसीडर नहीं करता। सिर्फ 2 गैस कंसीडर की जाएंगी, वन इज O2 एंड अदर इज CO2। तो कहते हैं ऑक्सीजन का लंग्स तक पहुंचना और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना कहलाता है एक ब्रीदिंग। एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स तक पहुंचना या ऑक्सीजन बोल, और CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग। अब बोर्ड की तरफ देखना, कुछ जानवरों के नाम लिख रहा हूं, इधर देखना। जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स मतलब रीढ़ की हड्डी है या नहीं है? बोलते ही नहीं हो यार। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, याद मैं करा दूंगा, तुम सुनते रहो बस। सिलेंट्रेट्स, ये सब बड़े बड़े ग्रुप है। अभी R1 में यही चल रहा है, एनिमल किंगडम ही चल रहा है, आपके यहाँ भी चलेगा, परेशान ना होइए। स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स और फ्लैट वॉर्म। स्पंजेस, सिलेंट्रेट, फ्लैट वॉर्म, ये सांस लेते हैं अपनी पूरी बॉडी से। पूरी बॉडी का मतलब क्या हुआ? इंटायर। पूरी बॉडी का मतलब क्या हुआ बेटा? इंटायर। सर मतलब पूरी बॉडी से ऑक्सीजन घुसेगी और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। सोचो ह्यूमन में अगर ऐसा होता तो कितना मजा आता। जब ऑक्सीजन घुसती कपड़ा सिकुड़ जाता, और जब CO2 निकलती तो फट 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 फट। बोलो यार, खुद का कूलर होता वे, O2 घुसती कपड़ा चमक जाता, और लगातार अगर ऐसे होता रहता कितना मजा आता। इंटायर बॉडी सरफेस। आओ आजा मुन्ना, आजा बेटा। अगला नाम लूंगा मैं अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म बेटा एक बात बोल, इसको लिख लिया पहला वाला, लिखो पहले। हाँ, तो क्या कह रहे थे? लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ऑन है नहीं? लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कौन कौन? स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स और प्लेटफॉर्म, ये आपकी पूरी बॉडी सरफेस से क्या करते होंगे? ब्रीदिंग। अब अर्थवॉर्म की बात करें। बेटा एक बात मैं कह रहा था, बोलते बोलते रुक गया था, आइएगा। अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूं, ठीक, तो अर्थवॉर्म अपनी क्यूटिकल से, अर्थात जो इनकी स्किन है उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? बोलो क्यूटिकल। कभी अर्थवॉर्म मन से देखा है? कभी केचुआ खाया है? कभी अर्थवॉर्म को मन से देखना, अर्थवॉर्म के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर बिल्कुल चिकनी चिकनी, बिल्कुल लिबलिबी, बिल्कुल रसीली लगती, बिल्कुल चाउमीन की तरह। बोलो हाँ या ना? तो वो जो चमक वाली लेयर है ना, उसी को क्यूटिकल बोलते हैं। और एक बात याद रखना, कभी भूलना नहीं, गैसेस का आदान प्रदान तभी हो सकता है, सही से सुनना अम्मा, गैसेस का आदान प्रदान तभी हो सकता है जहां से गैस का आदान प्रदान होगा, मतलब ऑक्सीजन घुस रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वहां पर वो सरफेस नमीदार होनी चाहिए। अगर वहां पर नमी नहीं है तो गैसेस का आदान प्रदान होगा नहीं। इसका मतलब सर हमारे लंग्स के केस में, हाँ बिल्कुल, आपके जो लंग्स हैं, आपके एल्वेलाई नमीदार हैं, बिल्कुल नमीदार है। सर अगर नमी नहीं होगी गैस का आदान प्रदान नहीं होगा। पूछो क्यों? परसों बताऊंगा। मॉइस्ट क्यूटिकल, पक्का? आओ बेटा, कॉकरोच की बात करता हूं। मैंने आपको कल कुछ लिखवाया था कॉकरोच के बारे में, याद आया कि इंसेक्ट में ब्लड का काम गैसेस का आदान प्रदान करना नहीं है। अभी मत लिखो, अभी इधर देखो बोर्ड की तरफ, अभी याद करेंगे तब लिखिएगा। मान लीजिए कॉकरोच है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, समझ गया ना? अरे मतलब कॉकरोच ऐसे है, मैं ऊपर से दिखा रहा हूं, देखना। ये कॉकरोच है, ये ट्यूब दिख रहे हो? ये ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब दिख रही है। ऐसे
ढेर सारी ट्यूब पूरी बॉडी में फैली होती है। सर ये तो बिल्कुल ट्यूब नहीं, ट्यूब की शाखाएं लग रही हैं। जी हाँ, आपको सही लग रहा है। और इन ट्यूब्स को बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। कौन सी ट्यूब? ट्रैकियल ट्यूब्स। इन ट्यूब्स को बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब। तो बेटा मैं लिखूंगा कॉकरोच रिस्पायरेशन किससे कर रहा है? ट्रैकियल ट्यूब्स। सुनो मेरी बात। अच्छा, अगर मान लो किसी के नाम में ही एक्वेटिक आ जाए, नाम में ही एक्वेटिक आ जाए, तो आप आगे सुनना चाहोगे कि गिल्स बोल दोगे? गिल्स, एक्वेटिक, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। पहले याद करेंगे हम लोग गिल्स। इसके बाद ये बताओ, जमीन पे रहने वाले किससे सांस लेते होंगे? लंग्स। अब मैं बात करूंगा अगले पेज पर वर्टिब्रेट्स की। अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 5 5 5, 4 नहीं 5, मोटा मोटा 5। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बोलो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्तनधारी। मछली कहाँ की रानी है? हाँ, तो मछली किससे सांस लेगी? पानी सूंघते ही क्या मार दो? गिल्स। एम्फीबिया का केस लास्ट में लाऊंगा। रिप्टाइल, बर्ड, मैमल, लंग्स। एम्फीबिया का एक फेमस एग्जांपल का नाम लो। कौन? रॉग? अच्छा, फ्रॉग। हाँ, फ्रॉग सही है। मेढक। आपने कभी मेढक का प्रैक्टिकल किया? आप लोग के टाइम में बंद हो गया था ना? बंद हो गया था। मेरे टाइम में भी बंद था, लेकिन मैंने किया था। किसे पता कि किया कि नहीं किया, तो मैंने कर दिया धीरे से। मेढक को कभी चीरिए, ठीक, चीरने के बाद मेढक को खोलिए। ये मैं निर्दयता नहीं दिखा रहा था, मैं स्टडी पर्पज से कर रहा था। समझ पाए बात को? तो अब क्या है, उनकी आत्मा को शांति मिले। हम लोग 1 मिनट का मौन रखेंगे उनके लिए। और मेढक खोले, तो जैसे खोलोगे ना, ऐसा पिंक कलर के उसके प्यारे प्यारे लंग्स, गुब्बारे की तरह। जैसे गुब्बारा होता, गुब्बारा फूला, फिर फुस, फूला, फुस, फूला, फुस, फिर उसमें एक पंचर कर दो तो फूलना बंद हो जाएगा। हाँ, अगर तुमने एक पंक्चर कर दिया, मेढक पढ़ाऊंगा इस बार तो बताऊंगा क्यों फूलना पिचकना बंद हो जाता मात्र एक पंक्चर करने से उसके लंग्स में। छोटी सी सुई लो, छुआ दो, जहां पे गड़ाए तो वो वाला लंग्स गया, ना फूलेगा अब ना पिचकेगा। अब समझो मेरी बात। तो मेढक किससे सांस ले रहे हैं? लंग्स से। ये पहला हुआ। दूसरा, आपने कभी ना कभी देखा होगा मेढक को बड़े मन से। तो मेढक तालाब के बगल ऐसे बैठता है, यही पोजीशन है मेढक की, तालाब के बगल ऐसे बैठा है, समझी? और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ वो वापस पानी में घुस जाता है, फिर उछल के वापस आता है। अरे यार, पहले बैठा रहेगा, फिर पानी में घुस जाएगा, फिर वापस आएगा। पूछो क्यों करता है ऐसा? जब जमीन पे है तो वो लंग से सांस तो ले ही रहा है, लेकिन वो अपनी स्किन से भी सांस लेता है। और वो पानी में कूदता इसलिए है ताकि उसकी स्किन क्या हो जाए? मॉइस्ट। समझ पाए हमारी बात? तो मेढक अपनी मॉइस्ट स्किन से भी सांस लेता है। कितने लोग तंबाकू खाते हैं हाथ ऊपर? अच्छा, सुनो मेरी बात बेटा, तुम लोगों को कोई तंबाकू वाला रजनीगंधा विद डबल विमल, देखो बोल दिया। आओ अब सुनो मेरी बात। हमने देखा है जो लोग तंबाकू खाते हैं अपना ऐसे रगड़े, किए और उठाए, एक चुटकी सिंदूर लिए, यहीं दबा ली, बात अपना दबा लिए, डाउट बताया जा रहा है। मैं नहीं हूं ये कन्फर्म है। अब ये तुम्हें आइडेंटिफाई करो कौन हो सकता है। मैं कन्फर्म नहीं हूं। इधर रख लिया और ना आराम से अंदर ही अंदर मजा आ रहा है, आराम से लेक्चर चल रहा है। अब तुम लोग पोरवाल सर को और अनिल सर को ऐसे ताड़ोगे कि कौन है इसमें से।
पता नहीं बेटा। अब बेटा इसका मतलब है अंदर ही अंदर मजा आ रहा है। मतलब यहाँ पर होंठ के पीछे देखा होगा ना, गुलाबी गुलाबी लाइनिंग होती है। अरे यार, अरे हल्का रेडिश गुलाबी बोलो यार, मेरे मत देख इधर। तो गुलाबी गुलाबी लाइनिंग होती है, उसी से तंबाकू घुस जाती है ब्लड के अंदर। इन लाइनिंग को बोलते हैं बक्को-फेरेंजियल लाइनिंग। बक्को मतलब देखो क्या होता है, बक्की मतलब गाल, बक्की बक्की, पक्की नहीं बक्की, बक्की मतलब गाल। अच्छा कभी ऐसे देखा, ए देख 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 देख, ऐसे मेढक बेटा कैसे करेगा, ये ऊपर नीचे होता है। कितने मन से क्या देखती थी मेढक में। देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया, लंग्स, बक्को, फेरेंजियल लाइनिंग और मॉइस्ट स्किन। ओवर एंड आउट मॉइस्ट स्किन। हो जाए तो इत्तला करिएगा। हो गया? पहले पीछे वाला याद करेंगे, मेरे साथ आइए बच्चों। लोअर इनवर्ट, ऊपर लिखो मत, ए पागल औरत, बोलो लोअर इनवर्टिब्रेट्स, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म्स। लाख याद हो बोलिए, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म्स, इंटायर बॉडी सरफेस। बोले स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म्स, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म। आप में से कितने लोगों ने मेरी मैराथन की है? मैराथन की आप लोगों ने, जो एक सांस में धड़धड़ाते हैं। मैराथन जब चलती है ना तो एक सांस में सब खत्म होता है। मतलब एक सांस घसीटेंगे, चैप्टर खत्म, फिर सांस छूटेगी अगले चैप्टर के लिए। इतनी फास्ट कैसे कोई बोल सकता है? आपको लगता है मैं सोच के बोल रहा हूं ना? ये कहने की बात है, ये सब फर्जी में अपने आप को तुम्हें बड़ा जीनियस देखो, ऐसा कुछ नहीं है। सोचा वोचा नहीं है उस समय के लिए। मैं चीज़ों को दो तरीके से दिमाग में रखना पसंद करता हूँ, एक कॉन्सेप्चुअली और एक रटंत विद्या। दोनों का फायदा होता है इन केस ऑफ कंपटीशन। अब कंपटीशन में सोचोगे थोड़ी, जैसे यार लोअर इनवर्टिब्रेट मुंह से इंटरवर्टिब्रेट पार्ट आगे नहीं समझे बात को। बोले स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म्स, इंटायर बॉडी सर्व। हम अर्थवॉर्म बोलेंगे, आप मॉइस्ट के लिए अर्थवॉर्म, मॉइस्ट के लिए अर्थवॉर्म, मॉइस्ट के बोलो अर्थवॉर्म, 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 इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब, इंसेक्ट एक्वेटिक फिश गिल से, बाकी बचे लंग से, बक्को-फेरेंजियल लाइनिंग और मॉइस्ट स्किन। यहां तक तैयार हो गया है। अर्थवॉर्म किससे लेता है? मॉइस्ट के। छापिए, ऊपर लिख देना डिपेंडिंग अपॉन इसकी एनसीईआरटी रीड नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हैबिटाट एंड लेवल ऑफ संगठन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपका आएगा कि ब्रीदिंग होगा, ब्रीदिंग होती कैसे है, कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम, नाम सुना? नाम सुना है? जितने भी वॉल्यूम कैपेसिटीज पढ़ेंगे, आफ्टर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बोहर्स इफेक्ट, रेगुलेशन, डिसऑर्डर, चैप्टर खत्म। आज की बातें यहीं तक करेंगे।